नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी साथी देख रहे हैं यूनिट नंबर सेकंड। और यूनिट नंबर सेकंड में कौन कौन से मुख्य प्रश्न आपको बनते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के और अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक प्लस निबंधात्मक, सभी में से आपको मुख्य मुख्य प्रश्न आपको बताए जाएंगे। एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को एक बार बारीकी से सभी को पढ़ के जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न 5-7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आपसे अति लघुत्तरात्मक में भी पूछ सकता है। तो आप सभी साथी यूनिट नंबर सेकंड का रिवीजन एक से लेकर के 6, पूरी टोटल 6 यूनिट है, मैं सभी को यहाँ पर डाल दूंगा। ठीक है, 3-4 पार्टों के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। ठीक है साथियों, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो शिक्षक को शिक्षा से पूर्व मुख्य उद्देश्य निश्चित करता है। तो ये आपके सभी उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। जाति व्यवस्था के स्वरूप को समझाना, और दलित समाज के बच्चों की चुनौतियों को समझना, और जनजातीय शिक्षा की समस्या को समझना, ये सभी मुख्य उद्देश्य होते हैं एक शिक्षक के शिक्षा से पूर्व। ओके, उसके बाद पालीवाल भैया ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करता है। और आपने एक सुना भी होगा कि जैसलमेर के अंतर्गत जो जल संरक्षण की सबसे अच्छी विधि है वो है खड़ीन। ये जैसलमेर के अंतर्गत है, और ये पालीवाल ब्राह्मणों के माध्यम से ही बनाई गई थी खड़ीन विधि। ठीक है, आपको और भी एक्स्ट्रा मैं नॉलेज दे रहा हूँ साथ ही साथ चलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला नंबर 3 है कि भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार क्या था। तो कार्य व्यवस्था का आधार, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी, हमारी 4 वर्णों में विभक्त किया गया था। ठीक है, आपको पता है भारतीय समाज को 4 वर्णों के अंतर्गत बांटा गया है। जैसे आपका क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ठीक है, वैश्य और शूद्र, ये आपके 4 वर्ण हैं जो भारतीय व्यवस्था वर्ण व्यवस्था बटे हुए। अगला प्रश्न है अपना अंतर्विवाही समुदाय क्या है। तो ये सभी है, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। जाति की मुख्य विशेषता है कि जाति क्या होती है, जन्मजात होती है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जाति व्यवस्था के प्रमुख सुधारकों में ये सभी हैं अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, महात्मा ज्योति फुले, श्री नारायण गुरु। ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न है कि आजकल जो विवाह के संबंध है उनमें लचीलापन आ गया है, और एक किस प्रकार की विवाह पद्धति का प्रचलन है। ये अंतरजातीय विवाह है कि हम एक जाति से दूसरी जाति में विवाह कर सकते हैं। अगला प्रश्न है जातिगत पहचान समाज होती जा रही है। बिल्कुल सही बात है, होना भी चाहिए। अगली बात है कि हमारे जो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो संविधान का 17 नंबर अनुच्छेद, ध्यान रख, अनुच्छेद नंबर 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से छुआछूत नहीं करेगा, जाति, धर्म, लिंग और निवास के आधार पर। ठीक है, राजस्थान की जनजातियां विशेषकर कहाँ पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखेंगे उदयपुर के अंतर्गत ज़्यादातर जातियां भिन्नता पाई जाती है। जनजातीय सामुदायिक विशेषता क्या होती है। सभी विशेषताएं अपनी विशेष संस्कृति के रूप पर, अपनी भाषा के रूप पर, विशिष्ट धर्म के आधार पर। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रमुख जनजातियां लगभग कितनी प्रकार की हैं। तो लगभग प्रकार की 12 जनजातियां राजस्थान में पाई जाती हैं, जैसे अपनी मीणा, भील, गरासिया, शहरिया, कथोड़ी, डामोर, ठीक है ना, और सांसी, ये सभी जनजातियां अपनी। द्विज से तात्पर्य, जिस वर्ण से, द्विज का मतलब होता है साथियों ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द क्या है, द्विज है। क्या है, द्विज है। द्विज का मतलब हाथी भी होता है, लेकिन हाथी को नहीं मानना है, आपको याद रखेंगे। वर्ग की बात की जाए, वर्ण की बात की जाती है, यहाँ पर द्विजमन होता है ब्राह्मण। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था एक मानव के द्वारा रचित है, ये कोई परमात्मा के द्वारा नहीं बनाई गई है। वर्ण व्यवस्था का मुख्य आधार अपना श्रम विभाजन के कार्य के आधार पर हम क्या करते हैं, वर्ण व्यवस्था बनाती है। उसके बाद अगला प्रश्न की जाति एक वंद वर्ग है। एक कथन किसका है, मजूमदार व मदान का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसको। मजूमदार और मदान ने कहा कि जाति क्या है, एक वंद वर्ग है। क्लियर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि अपना कि दलित वर्ग को हरिजन नाम किसने दिया था। महात्मा गांधी ने दिया था, हरिजन नाम दिया है। हरिजन, हरि का मतलब होता है भगवान, और जन का मतलब होता है भक्त। भगवान के भक्त किसने कहा है, हरिजन। दलित वर्ग को महात्मा गांधी ने कहा है भैया। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए क्या आवश्यक है। तो भाई शैक्षिक सुविधा होनी चाहिए, पुनर्वास होने चाहिए, और शोषण पर रोक लगनी चाहिए। उसके बाद राजस्थान की कुल आबादी में कितना प्रतिशत जनजातियों का है। तो लगभग 12.6% अपनी क्या है, जनजातीय भिन्नता पाई जाती है राजस्थान के अंतर्गत। और अगला प्रश्न है कितना प्रतिशत राजस्थान में रहती है हमारी जनजातीय आबादी। तो भैया 8.4%। ये दोनों प्रश्न आप लोग याद रखें, 25 और 26 को। समाजशास्त्र AR देश है। भारतीय जनजातियों को कितने वर्गों में बांटा गया। तो 3 वर्गों के अंतर्गत बांटा गया उसने। अगला यूएनओ ने किस दशक को आदिवासी दशक घोषित किया है। तो 1994 से लेकर के 2004 को, यानी कि ये 10 वर्ष जो है हमारे बीच के, उनको आदिवासी दशक घोषित किया है। अगला प्रश्न है कि यूएनओ ने आदिवासियों के अधिकारों के घोषणा में
किस धारा के अंतर्गत आदिवासी को अधिकार दिया गया है कि अपने इतिहास, भाषा और मौखिक परंपरा, दर्शन और साहित्य को पुनर्जीवित करें? ये धारा नंबर 3 में, याद रखेंगे आप लोग, धारा नंबर 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है कि भाई संस्कृति और प्रबल जाति की संकल्पना किसने की है? तो एम.एन. श्रीवास्तव ने, एम.एन. श्रीवास्तव, याद रखेंगे आप लोग इसको। अगला प्रश्न है अपना कि सांस्कृतिक पूंजी अवधारणा को किस समाजशास्त्री ने विकसित किया है? तो बॉर्दयून, क्या नाम है? बॉर्दयून, याद रखेंगे आप लोग, बॉर्दयून, ठीक है ना, इसने पूंजी अवधारणा को विकसित किया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? शिक्षा की सबसे बड़ी चुनौती समाज में विषमता है। आजकल शिक्षा की व्यवस्था लिंग, गरीबी, धर्म आदि के भेदभाव से प्रभावित होती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक व्यवस्था का संदेश देती है और शिक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी है। अब आपको गोत्र किसको होता है आप जानते भी होंगे इसको अच्छी तरीके से कि गोत्र जाति का एक भाग होता है जो अपने समूह यानी गोत्र से बाहर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला होता है और अपनी ही जाति में अपने ही गोत्र से बाहर शादी करते हैं। गोत्र का मतलब होता है, ये चीज़ अलग है, याद रखना, गोत्र और जाति। भाई गोत्र के अंतर्गत आप लोग याद रखते हैं गोत्र अलग होना चाहिए शादी करने के लिए, लेकिन जाति समान होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद में जाति गोत्र मंत्र आपको बता ही दिया मैंने कि जाति अपने भीतर विवाह करने वाली होती है, अंतर्विवाही होता है, समूह है, जबकि अपनी विशिष्ट सामाजिक हैसियत है। जबकि गोत्र जो होता है अपनी जाति के एक उपभाग है जो अपने समूह से दूसरे समूह के अंतर्गत क्या करता है? विवाह करने वाले के लिए अनुमति देता है। अगला प्रश्न है अनुलोम विवाह क्या होता है? अनुलोम, याद रखेंगे इस प्रश्न को आप। अनुलोम उच्च वर्गीय व्यक्ति जब एक निम्न वर्ग की जाति से विवाह करता है तो तो वो व्यवस्था कहलाती है अनुलोम विवाह, ठीक है। उसके बाद जाति के लिए एक महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वह है अपने सोपानबद्धता। कौन सी है? सोपानबद्धता। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, वर्तमान में अनुसूचित जाति में अनुसूचित जाति की कितनी सूची है? कितनी जातियाँ भैया किसी भी सूची में? अनुसूचित जाति की जो सूची हमारी बनाई गई है SC की, उसके अंतर्गत कितनी जातियाँ हैं? तो याद रखेंगे 1231 जातियाँ। कितनी? 1231 जातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अंतर्जातीय विवाह को आप लोग बता सकते हैं कि जब एक उच्च जाति में अंतर्जातीय विवाह का कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होता है, प्रचलन बड़ा है, परंतु निम्न व पिछड़ी जाति वालों में अंतर्जातीय विवाह नहीं के बराबर है, तो ये अपना अंतर्जातीय विवाह होता है। ये दोनों याद रखना। संस्कृतिकरण कैसे को कहते हैं? यह क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा मध्य या निम्न जाति के जो सदस्य होते हैं वो उच्च वर्ग की धार्मिक क्रियाओं, घरेलू सामाजिक रीति रिवाजों को अपना करके अपनी सामाजिक स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। यही कहलाता है सामाजिक संस्कृतिकरण, ठीक है भाई। उसके बाद सामाजिक पूंजी की अवधारणा मैंने आपको बताई दी, एक फ्रांस के समाजशास्त्री थे बॉर्दयू ने दी थी। और अस्पृश्यता का अंत संविधान के 17वें अनुच्छेद में आपको पता होना चाहिए। ट्राइब यानी कि जाति शब्द, जनजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले औपनिवेशिक काल के अंतर्गत किया गया था। क्लियर? उसके बाद हमारे यहाँ पर जनजातीय समुदाय राजस्थान के अंदर के अलावा कहाँ पर फैला हुआ है? तो देखो मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तक। राजस्थान की बात करें तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के जनजातीय जिले कहलाते हैं। उसके बाद अगला, इसको भैया TSP क्षेत्र भी बोलते हैं, ठीक है। जो जनजातीय क्षेत्र है उसको TSP क्षेत्र भी बोलते हैं। राजस्थान की पंचायतियाँ आपको मैंने बताई थी कि मीणा, भील, डामोर, सारिया, गरासिया, है ना, सासी, तो ये सभी जातियाँ हैं। अगला प्रश्न है जनजाति और जनजाति के बीच में, जनजाति और एक जाति, इन दोनों के बीच में अंतर किस आधार पर किया जाना चाहिए? ये आपको याद रखना। AR देसाई ने भारतीय जनजाति को किस वर्गों में विभक्त किया है? क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे विद्यालय और समाज का क्या संबंध है? अच्छा प्रश्न है विद्यालय और समाज का। विद्यालय और समाज का घनिष्ठ संबंध है। विद्यालय वहीं स्थापित किया जाता है जहाँ समाज होता है। विद्यालय में यदि प्रबंध और व्यवस्था सही है तो विद्यार्थी नियमित रूप से आते हैं। यदि प्राध्यापक रुचि लेते हैं तो विद्यालय व्यवस्था ठीक रहती है। अच्छे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके बच्चे समाज का विकास करते हैं और समाज उन्नत अवस्था में पहुँचता है। शिक्षक को शिक्षा से पूर्व क्या क्या उद्देश्य नजर करनी चाहिए? आपको मैंने बता ही दिया ABCD वालों में, आप लोग इसको पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन है गीता के अनुसार सामाजिक स्थिरता का मुख्य आधार क्या है? गीता के अनुसार, गीता कौन सी? भागवत गीता। भागवत गीता के अनुसार, जिसकी रचना वेद व्यास के माध्यम से की गई थी। एक भगवत गीता ग्रंथ के अनुसार सामाजिक स्थिरीकरण का मुख्य आधार क्या है? तो ये इसमें 4 वर्गों में बांटा गया। 4 वर्ण बनाए गए हैं गीता के अनुसार समाज में, परंतु 4 वर्णों का विभाजन व्यक्ति के गुणों के आधार पर किया गया है। भारतीय दर्शन में सत्व, रज और तम, ये 3 गुण है। सत्व एक तो सत्व है, दूसरा रज है और तीसरा तम है। इन 3 गुणों के आधार पर किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। इनमें मानसिक प्रवृत्तियां सात्विक, राजविक और सामसिक बनती है। इन प्रवृत्तियों के आधार पर 4 वर्ण बनाए गए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मनु ने भी इन व्यक्तिगत गुणों के आधार पर 4 वर्णों की रचना को स्वीकार किया है। ओके, उसके बाद वर्ण व्यवस्था की विशेषता बतानी है आपको। वर्ण व्यवस्था की विशेषता 2 विशेषता मान के याद रख लेना आप लोग। एक तो श्रम विभाजन पर आधारित और दूसरे विशेषीकरण में सहायक। क्लियर? उसके बाद
चलिए अगला प्रश्न आपको बता देते हैं। संस्कृतिकरण प्रक्रिया आपको बता दी मैं, संस्कृतिकरण क्या चीज़ होती है। और दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस तरह के प्रयास किए जाना आवश्यक है, तो ये आपको याद करना है, प्रश्न मोस्ट है। ठीक है भाई, दलित बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से कदम या कौन कौन से प्रयास किए जाना उचित है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि जनजातीय समुदायों की शिक्षा संबंधी प्रमुख समस्या कौन कौन सी हैं। एक तो विद्यालय प्रवेश में कठिनाई होती है, दूसरी शिक्षा जनित समस्या होती हैं कुछ, और उसी के साथ साथ में आपको याद रखना है कि अगला प्रश्न है कि मुख्य धारा के समुदायों को जनजातियों के प्रति किस प्रकार का रवैया होना चाहिए। ठीक है, किस प्रकार का रवैया है हमारे सामाजिक मुख्य धारा के समुदायों का जनजातियों के प्रति। तो ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना भाई। मुख्य प्रश्न आपको लगा देता हूँ मैं निशान, आप लोगों को पढ़ के जाना है। PDF आपको टेलीग्राम पर डाल दी जाएगी। ये याद रखना कि राष्ट्रीय विकास बनाम जनजातीय विकास, तो भाई राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास इन दोनों में अंतर क्या है, इसके माध्यम से आप लोगों को अपने विचार व्यक्त करने हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा, जाति और वर्ण आप लोग जानते ही हैं, जाति और वर्ण इनकी परिभाषित करते हैं, उनको अंतर को स्पष्ट करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग इसको। उसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, जाति व्यवस्था किस प्रकार परिवर्तन हो रहा है। जाति व्यवस्था जो है किस प्रकार के परिवर्तन हो रहा है, इसके कारक आपको बताने हैं। पहला कारक जाति संरचना में परिवर्तन, दूसरा कारण है हमारा जातिगत निषेधों में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है भाई, तीसरा कारण आप लोगों को देखना है कि तीसरा जो कारण है हमारा वो जातिगत मनोवृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। और अच्छा प्रश्न है, आप लोग को याद करके जाएंगे पॉइंटों को भी, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है भाई, और इसके अलावा जातिवाद एक समस्या का रूप है, इसको व्यक्त कीजिएगा किस तरीके से एक जातिवाद है, एक भारत के अंतर्गत एक समस्या बनती जा रही है, उसके बारे में आपको व्यवस्थित तरीके से अपने विचार व्यक्त करने हैं। ठीक है मेरे भाई, और ये अगला प्रश्न लास्ट अपना यह है कि दलित समुदाय की शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट कीजिए और दलितों की शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किन प्रयासों की आवश्यकता होती है। ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आपको देखने को मिलेगा। इस बार आप लोग पढ़ के जाएंगे, सभी को टेलीग्राम पर PDF डाल दी गई है, कोई टेंशन मत लीजिएगा, आप लोग निश्चित ही रूप से सफलता आपको मिलेगी। लास्ट पेपर है आप लोगों का आज, ये मान लीजिएगा। धन्यवाद।